मैं सुनील केसी, विश्व सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको सादर प्रणाम करते हैं। आज प्राकृतिक से संबंधित एक विषय है, चलो प्रकृति की ओर पर संवाद करेंगे। आज का समय हम लोग का जो व्यतीत हो रहा है उसमें से अधिकतर समय भौतिकवादी जागतिकीकरण के आगे नतमस्तक हो चुका है। अपना जीवन प्राकृतिक के तरफ कम और भौतिकवादी के तरफ ज़्यादा होने लगा है, जिसका परिणाम आज सामने दिख रहा है कि लोगों के अंदर मानसिक तनाव, बीमारियां और अशांति दिन प्रतिदिन दिखाई दे रहा है। प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाया है वो आप हमारे शरीर के अनुकूल है और ईश्वर ने इस सृष्टि पर सबसे पहले प्रकृति को भेजा, इसके बाद मानव को भेजा। इसलिए प्रकृति का जो प्रत्येक दायित्व है मानव जीवन के लिए जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन आज का समय इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है कि लोग प्रकृति की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। अभी किसी से पूछा जाए तो मुश्किल से मुश्किल 2-4 मिनट 5 मिनट यानी पार्कों में छोड़कर बाकी से समय उनका केवल प्रकृति से दूर ही व्यतीत होता है। तो 4-5 मिनट में जो समय व्यतीत होता है उसमें भी उनको शांति मिलता है। प्रकृति हाथ पसार कर हमेशा तैयार रहती है कि आप मेरे शरण में आओ, आपको भोजन से लेकर शांति से लेकर और वो सारी सुख समृद्धि प्रदान करूँगी। लेकिन जब आप प्रकृति की तरफ लगाव रखेंगे तभी। आज देखा जाता है बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक बहुत ही कम ही समय दे पाते हैं। अभी आप देखेंगे कि जब किसी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमेशा राय देते हैं कि आप सुबह टहलो, क्योंकि सुबह के समय का जो ऑक्सीजन होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है। शेष दिन में तमाम प्रकार की फैक्ट्रियों के द्वारा और गाड़ी मोटर के द्वारा जो पर्यावरण है वायु दूषित हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन हमें शुद्ध रूप से मिल नहीं पाता है। इसका परिणाम क्या होता है? जब शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं रहेगा तो श्वास से संबंधित बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, फेफड़े में ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो अब इस समय हम लोग कर क्या सकते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब तक आपका लगाव प्रकृति की तरफ नहीं होगा और आप अपना जीवन में अधिकतम 24 घंटे में 1 घंटा तो कम से कम समय प्रकृति की तरफ व्यतीत करें। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक की तरफ लगाव कैसे बढ़ाएं, चलो प्रकृति की ओर है। ये प्यारे साथियों, इस समय का जो प्रकृति का विनाश हो रहा है इसमें मानव की क्या भूमिका हो सकती है प्रकृति को विनाश के रोकने के लिए। आप क्या अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर भी संवाद करेंगे। साथ ही जो सज्जनों, मानव को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी वो जो दोबारा जन्म लेने वाले, जो संवेदनशील होते हैं, भविष्य की उनकी चिंता होती है, भविष्य की पीढ़ियों की बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं। वहीं दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो दोबारा जन्म ना लेने वाले, उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं होती है। अब उनका वो प्रकृति का इतना उपभोग कर लेते हैं कि आप इसी जन्म में सब कुछ उपभोग कर लीजिए, क्योंकि दोबारा जन्म नहीं लेना है, क्योंकि उनको अपने पीढ़ियों, अपने बच्चों को कोई चिंता नहीं होता है। वहीं पर दूसरे जो जन्म लेने वाले हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि नहीं, मुझे जन्म लेना है और अपने भविष्य की पीढ़ियों को बचाना भी है, साथ में प्रकृति के प्रत्येक वस्तु को सम अवस्था में प्रयोग करना है। प्रकृति में इतना वस्तु भी है कि आप उपयोग पूरा जीवन करेंगे तभी है, लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि प्रकृति की इतनी ज़्यादा भी वस्तु नहीं है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी उपभोग आप कर रहे हैं तो उनका भी सीमित है। तो आप ऐसा व्यवस्था बनाएं कि इस तरह अपना जीवन जिए कि ताकि प्रकृति और आपके जीवन और साथ में आपके भविष्य की पीढ़ियों के बीच में एक समता रूप रहे, सम का रूप रहे, यानी समता स्थापित हो, समान रहे। तो सम रूप में आप फल फूल सब्जी, पेड़ पौधे, पानी, जीव, ज़मीन, जंगल सबका आप अच्छे तरीके से उपयोग करें।
लेकिन अब अंधाधुंध भी देखा जाए जंगलों की कटाई जो हो रही है, इसका प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग पे भी पड़ रहा है, मानसून पर भी पड़ता है। वहीं पर जहाँ एक पेड़ काटते हैं तो देखते हैं एक ही पेड़ नहीं, पूरा जो अगर एक पेड़ की आवश्यकता है तो 10-10 पेड़ काट गिरा देते हैं। तो ऐसा काम मत कीजिए, आवश्यकता अगर एक पेड़ का ही तो एक पेड़ ही काटें और साथ में एक पेड़ के अलावा 10 पेड़ आप लगाएं। तो 10 पेड़ जब आप लगाएंगे तो कहा जाता है एक वृक्ष 10 पुत्र के समान, यानी आपको 10 पुत्र तक की उसकी आयु हो सकती है। और उतना तो कभी आप पीपल का ले लीजिए, बरगद का ले लीजिए, पाकड़ का ले लीजिए, नीम का ले लीजिए। ये पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं, मानव जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। तो सज्जनों, मानव क्या करता है, जीव, जमीन, जंगल, पर्यावरण सभी का उपयोग करता है। अब इसमें आप अपना दायित्व कैसे निभाएंगे कि ज़मीन भी बचे, जीव भी बचे, जंगल भी बचे, पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और आपका जीवन सुख समृद्धि से व्यतीत हो, इस पर भी आपको ध्यान देने की परम आवश्यकता है। आज किसान क्या करता है, किसान खुद अपने शरीर को तपाते हुए आपको भोजन देता है। और कभी क्या आपने सोचा कि किसान की स्थिति इतना ख़राब क्यों है, किसान का परिवार का जीवन कैसे यापन होता है, और किसान हमेशा 24 घंटे काम करके भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इस पर जब आप संवाद करेंगे, आप निजी तरीके से सोचेंगे कि अरे सच में किसान परेशान है और किसान का ज़्यादा समय प्रकृति की तरफ लगाव रहता है। लेकिन जब किसान प्रकृति का साथ छोड़ेगा और आप प्रकृति का साथ छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे किसान भी दुख में होगा और आपका जीवन भी दुख में होगा। अब प्रकृति की तरफ लगाव यहीं से कम हो जाता है कि आज की जो महिलाएं हैं या माताएं हैं या पुरुष हैं, वो पहले आज से 60-70 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले लोग सब्जी, फल, फूल खाने भर के लिए अपने घर पर ही तैयार कर लिया करते थे। उन्हें बाज़ार के जाने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही आप बाज़ारीकरण पर निर्भर हो गए, तुरंत आपके प्रकृति की तरफ लगाव कम हो गया। तो अब आप होता क्या है कि गांव की महिलाएं हों या शहर की महिलाएं हों, माताएं बहनें हों, ये सब अब क्या करें कि बाज़ार से जाते हैं, सब्जियां लाते हैं, बाज़ार से सब्जियां लाकर फिर उसे धुलते हैं। अब जबकि शहर में या बाज़ार इतना ज़्यादा उसके पास क्षमता नहीं है कि आपके उपभोग के लिए उतना पैदावार कर सके जो शुद्ध और प्राकृतिक हो। अब वो क्या करता है कि स्वाभाविक है, जब आप मांग ज़्यादा बढ़ेगी और लोग खेती कम करेंगे तो निश्चित तौर पर रासायनिक दवा और खादों का प्रयोग करेंगे। वो फल, फूल, सब्जी में और अनाजों में रासायनिक दवा और खादों का प्रयोग करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, फल, फूल, सब्जी के भी कोशिकाओं में भी चले जाते हैं उसके असर। तो आप शहर से लाते हैं, उसे धुले और धुलकर लगते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो दवा और रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया है, क्या वो ख़त्म हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ऊपर से आपके मन की संतुष्टि मिल जाएगी कि मैंने सब्जी या फल को अच्छी तरीके से धुल लिया है, जबकि उसकी कोशिकाओं में रासायनिक दवा और खाद का असर चला जाता है। जैसे ही खाद या दवा डाला जाता है तो 10 सेकंड के अंदर फसल या बीज के कोशिकाओं में चले जाते हैं। उसका प्रभाव 10 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। अब किसान करता क्या है, किसान स्वाभाविक है कि जब उसको पैदावार अधिक अगर देना है और जो रेट नहीं मिलेगा अच्छे तरीके से, तो वो भी मिलावट पर निर्भर हो जाता है। और वैसे भी आज देखा जाता है कि चाहे दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, फल वाला हो, फूल वाला हो या किराने के स्टोर पे अनाज वाले हों, हर कोई करप्शन में, हर कोई मिलावट में व्याप्त हो चुका है। अब इसमें से जब आप अपना श्रम कम करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको सब्जी, फल, फूल खरीदना हो, तो निश्चित तौर पे आपको बाज़ार पर निर्भर होना पड़ेगा। और जब आप बाज़ार पर निर्भर होंगे तो आपका खर्च भी बढ़ेगा, परिवार में मांग भी बढ़ेगी और साथ में बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब जब हम फल, फूल, सब्जी में कोई खाद डालते हैं तो उसमें ज़मीन में नाइट्रेट की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब संकर हाइब्रिड बीज का जो एक आदत होता है कि जैसे ही आप ज़मीन में डालते हैं बीज, खाद या दवा, तो वो क्या करते हैं, आवश्यकता से दोगुना
नाइट्रेट खींचता है। जड़ मान लीजिए जड़ की आवश्यकता है कि 10 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो वो तुरंत 20 ग्राम नाइट्रेट खींचेगा। तो होगा क्या कि 10% नाइट्रोजन 10 ग्राम नाइट्रोजन जड़ उपयोग कर लिया, बाकी जो 10 ग्राम नाइट्रेट है वो फल फूल पत्तियों में चले जाते हैं। जैसे ही आप फल फूल सब्जियां खाते हैं तो आपके शरीर में जो खाली स्थान है वहाँ पर वो एकत्रित हो जाते हैं, चयापचय यानी पाचन की क्रिया को दूषित करते हैं यानी नष्ट करते हैं। और इसका परिणाम और एक होता है कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। आप कम होने के कारण आपके अंदर कमजोरी और तमाम प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे तो दवा इसमें पाए जाते हैं रोग हैं, और 2 ऐसी कीटनाशक खतरनाक जहर हैं जो अगर एक बार शरीर में प्रवेश कर गया तो फिर दोबारा जो है मरने के बाद ही समाप्त होंगे। जैसे BSEA DTTA ये ऐसे महान जहर हैं कि अगर एक बार शरीर में प्रवेश कर गए तो शरीर मरने के बाद ही यह समाप्त होते हैं। अब एक जीव होते हैं, अभी देखा जाता है कि जब हरित क्रांति आया था देश में तो बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद रासायनिक दवा का प्रयोग किया गया, पैदावार अधिक लिया गया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पूरा मानव समाज का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, प्रत्येक मानव जीवन संकट में पड़ गया है। यानी कोई घर नहीं बचा है जिस घर में कोई ना कोई रोगी हो, जैसे गैस का, डायबिटीज़ का, कैंसर का, TB का, अस्थमा का, ब्रोंकाइटिस का, इस तरह के बहुत से रोग कोई घर नहीं छूटा होगा जिस घर में कोई ना कोई बीमार हो। इसका परिणाम क्या हो गया कि रासायनिक खादों का प्रयोग, रासायनिक दवाओं का प्रयोग और प्रकृति के प्रति हमारा लगाव कम। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि आप ऐसा खेती क्यों करने जा रहे हैं। लेकिन जब इनको लगा ये एक विदेशी तंत्र है, ये हरित क्रांति में पैदावार लेने के लिए तो किया गया था, लेकिन उसका परिणाम जब गलत आने लगा तो अब उसके बदले में जैविक खेती आ गया। जैविक खेती भी आपके विदेशी तंत्र है, अपने भारत की नहीं है। तो विदेशी जैविक खेती का प्रचार धड़ल्ले से आज किया जा रहा है कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाओ और खेती करो। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में आप करते क्या हैं? इसमें होता है एक जो जीव होता है एस्नोफेडिटा, ये ऐसा जीव है कि इसको खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कूड़ा कचरा कहीं गड्ढे में डाला जाता है तो इस जंतु का एक खासियत होता है कि हमेशा जहरीली तत्व को ही खींचेगा, जैसे कैडमियम, पारा, मरकरी, ये ऐसे शीशा, ये सब ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, यही खींचेगा। और खींचने के बाद क्या होगा कि आपके शरीर में जाएगा, और शरीर में जाएगा तो रोग उत्पन्न करेगा। अब एस्नोफेडिटा का केचुआ नहीं है, वो एक विदेशी जंतु है, और आज देखा जाता है धड़ल्ले से 1200-1300 रुपये किलो के हिसाब से ये बिक भी रहा है। और वर्मी कंपोस्ट के खादों को बनाने में जैसे कूड़ा कचरा को एक कास्ट खिलाया जाता है तो उसमें से वह यही मरकरी, पारा, कैडमियम, शीशा ये सब खींचता है और उसमें मिला देता है। फिर जैसे ही खेत में इस खाद को डाला जाता है तो ये क्या करता है कि ज़मीन की जो तापमान है उसको बढ़ा देता है। यानी 26 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है तो वह 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास कर देता है। अब जब 46 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा तो निश्चित तौर पे कार्बन की स्वतः उत्सर्जन होने लगेगा, यानी कार्बन स्वतः उत्सर्जित होने लगेगा और वो हवा में जाएगा। हवा में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 बना लेगा। फिर वो CO2 वायुमंडल में जाएगा। हरित ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मीथेन है, तो इनके साथ क्रिया करके इनके साथ मिलकर क्रिया नहीं करके इनके साथ मिलकर ओजोन परत को नष्ट करेंगे। साथ में ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी बनेंगे, यानी वैश्विक तापमान भी बढ़ेगा। और वैश्विक तापमान जब बढ़ता है तो निश्चित तौर पे मानसून पर असर पड़ता है। इस समय मानसून 1 महीना देरी से चल रहा है। तो ऐसा ये केवल उसी खाद को डालने से हुआ है, यानी उसे डालेंगे तो निश्चित तौर पर ज़मीन की मिट्टी जो तापमान बढ़े, और मिट्टी वही स्वच्छ साफ़ होता है जिसमें कार्बन 2.5% होता है, या 2.5% जिस मिट्टी में कार्बन है वो सही मिट्टी है। उसके बाद में अगर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन है तो वो मिट्टी सही नहीं है।
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहर ही है। अभी आप 2 मिनट अगर अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को रोक लीजिए तो मर जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एक जहर है। तो इसका अब इसमें जो देखा गया है कि अब तक में जो प्रयोग किया जा रहा है कि बहुत से नुकसानदायक जो दवा हैं, अभी फल फूल सब्जी आ रहे हैं, रासायनिक दवाओं को डालकर बहुत बढ़ा दिया जाता है। बेमौसम फल फूल सब्जी आने लगे हैं, यानी जो सितंबर अक्टूबर में खाना है उसको आप हर महीने में ले सकते हैं। यानी कोई फसल फल फूल नहीं देखेंगे, हर एक फल फूल सब्जी हर एक मौसम में मिलने लगा है। वो रासायनिक दवा कृत्रिम रूप से तैयार कर दिया जाता है, यानी दवा डालकर, शुद्ध प्राकृतिक नहीं होते, जिसके कारण वो खाते हैं तो बीमार होते हैं। केवल बस आपका स्वाद और मन बहल जाता है, जबकि आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। प्यारे साथियों, इस समय जो भी हैं, चाहे वो उद्योगपति वाले हों, चाहे वो रासायनिक दवा या खाद बनाने वाले हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, हर कोई या पूरे मानव समाज चाहता है कि अपना जीवन सुखमय और स्वस्थ तरीके से व्यतीत हो। अब स्वस्थ तरीके से व्यतीत उसको भी डर है, वो नहीं चाहता कि मेरा जो मृत्यु हो हार्ट अटैक से हो, डायबिटीज़ से हो या पीड़ित किसी भी रोग से हो, क्योंकि हर कोई चाहता है स्वस्थ हो। अब इसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है, कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उस पे आप विश्लेषण करें कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो रासायनिक खादों और दवाओं से बना है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो पूर्णतया जहर मुक्त है, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अनर्गल आप प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी ऐसी वस्तु जो प्रकृति की तरफ ज़्यादा लगाव कर रहे हैं। तो ऐसे आप सूची बनाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे सुबह जागने से लेकर रात सोने तक के बीच में जो आप क्रिया, जैसे आपका ब्रश हुआ, पेस्ट हुआ, फिर क्रीम हुआ, शेविंग क्रीम हुआ, तेल हुआ, लगाने वाला तेल हुआ, खाने वाला तेल हुआ, लगाने वाला साबुन हुआ, कपड़ा धुलने वाला साबुन हुआ, फिर ऐसे ही आप कपड़ा पहन रहे हैं, फिर आपका जो चप्पल जूता मोजा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर आप जो है चश्मे और तरह का प्रयोग कर रहे हैं, खाने में जैसे आपका मसाला हुआ, दाल चावल सब्जी हुआ, ये सब आपका जो प्रयोग कर रहे हैं कौन कौन से रासायनिक खादों से बने, कौन कौन से किसका प्रयोग करें। अभी आप खाने पीने में है जैसे मैदे से बना हुआ चीज़ है, तो इस तरह के जो वस्तु हैं पूरी आप सूची बनाएंगे तो लगभग में 30 से 35-40 ऐसे वस्तु होते हैं जो पूरे दैनिक जीवन में आप रोज़ाना करते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि ये जो वस्तु हम खा रहे हैं ये प्रकृति को विनाश तो नहीं कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक तो नहीं है? क्या हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं और हम स्वस्थ भी नहीं हो रहे हैं, केवल मेरा मानसिक शांति कुछ समय के लिए मिल जा रहा है, मन की संतुष्टि मिल जा रहा है। अभी आप प्यारे सज्जनों जैसे सोकर उठते हैं तुरंत आप दातुन मंजन का प्रयोग करते हैं, या टॉयलेट में जाते हैं तो क्लीनर का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ बाथरूम में गए, टॉयलेट में गए, फिर जो साफ़ करने वाला चीज़ है या फिर मंजन ब्रश है, साबुन है, ये सब किससे बनते हैं? इसमें कहीं ना कहीं प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। पेड़ पौधे को काटा जाता है, फिर उसमें से कुछ पदार्थ निकाले जाते हैं और कहीं तो पत्तियों का तमाम ऐसे उपयोग करके फिर वो बनाया जाता है, केमिकल पदार्थों से बना होता है। अब प्रकृति से लगाव रखने के लिए आप प्रकृति का भी जब उपयोग करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए है आप सुबह उठे, अब साफ़ करना है, दाँत साफ़ करना है, तो दाँत साफ़ करने के लिए आपका सबसे पहले क्या है कि ब्रश और मंजन लाएंगे। तो ब्रश और मंजन किससे बनता है? कभी आप सोचिए, प्लास्टिक है तो इसमें केमिकल पदार्थ मिलाया जाता है, और मंजन में तो तमाम प्रकार के ऐसे दूषित है, जैसे मान लो मांस का भी, कहीं ना कहीं मांस का रस का भी प्रयोग किया जाता है, कहीं हड्डियों का भी प्रयोग किया जाता है, तो कहीं कुछ का है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो पर्याप्त है नहीं कि प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर लेंगे, लेकिन वो छिपा दिया जाता है, कौन देखने जाता है। तो आप मंजन का प्रयोग करना है तो स्वनिर्मित आप मंजन का प्रयोग करें, घर पर निर्माण कर लीजिए, या फिर आप दातुन के रूप में जैसे नीम का हुआ, बबूल का हुआ, मदार का हुआ, अर्जुन का हुआ, अमरूद का हुआ, इसका जब आप प्रयोग करेंगे तो ये आपका प्रकृति की तरफ लगाव भी बढ़ेगा, साथ में यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अब नीम तो हर कोई जानता है कि सर्व रोगाहारी है, और नीम का प्रयोग लगातार आप कर रहे हैं तो इससे प्रकृति का फिर लगाव तरफ होगा, थोड़ा कम ही प्रयोग होगा। ऐसे अब आप देखिए 350 रुपया 400 रुपये किलो के हिसाब से पेस्ट आप महीने में थोक देते हैं, यानी रोज़ आप मुख में लिए फिर वो थोक देते हैं।
वहीं आप ब्रश लेते हैं, एक ब्रश आप महीना भर रगड़ते हैं, तो बताओ आज का कचरा दूसरे दिन, दूसरे का कचरा तीसरे दिन, तीसरे का कचरा चौथे दिन, चौथे का कचरा पाँचवें दिन, इस तरह आपके मुख में जाता है तो पायरिया, दाँत सड़ना, दाँतों का झड़ना, दाँत में दर्द होना, दाँत में कीड़े पड़ना, दाँत से खून आना, दाँत से मवाद आना, ये केवल आपका यही ब्रश और मंजन से करने से होता है। और जब वही आप नीम का दातून करेंगे, आम का दातून करेंगे, तो ये आपके दाँत को हमेशा तरोताज़ा, स्वच्छ, साफ रखेगा। तो इससे आपका जो प्रकृति के अब पैदावार करने के लिए, बनाने के लिए पेस्ट या ब्रश दोनों में प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, वो भी कम आपका होगा, साथ में आपका पैसा भी बचेगा। अब 350 रुपये के हिसाब से अगर महीने का बच जा रहा है तो साल में 8-9 हज़ार 10 हज़ार रुपये आपका बच जाएगा, ब्रश का भी बच जाएगा। तो इस तरह का आप पेस्ट का ना प्रयोग करके, ब्रश का ना प्रयोग कर शुद्ध दातुन का प्रयोग कीजिए, लगाव भी पड़ेगा साबुन से। अब ऐसे साबुन का है, साबुन का प्रयोग करते हैं, साबुन में लॉरेन सल्फेट ये जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और इसमें जब प्रयोग किया जाता है तो चर्बी युक्त तमाम प्रकार के हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और उसमें जो आँखों में लगता है, जो झाग उत्पन्न होता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आँखों के लिए भी है और साथ में आपके शरीर के लिए है। इससे अच्छा है कि आप घर पर साबुन निर्माण कर लीजिए। अब होता है आप साबुन का प्रयोग क्यों करते हैं कि त्वचा थोड़ा मुलायम हो, थोड़ा साफ़ हो। अब प्रकृति ने जो आपको रंग दे दिया है, आप उसे गोरा नहीं कर सकते हैं। आप गोरा करने के लिए है, हम मुलायम करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा एक बता रहा हूँ, दूध अगर आपको मिले तो दूध का प्रयोग करें। बारिश होने का संभावना था, बूंदा-बूंदी गिरा था, इसी वजह से हम अंदर आ गए हैं। तो आप जो साबुन का प्रयोग करते हैं उसके जगह पे घर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दूध का मैं बता रहा था, अगर आपके शरीर में बहुत कचरा हो गया है तो दूध पूरे शरीर में मालिश कीजिए या चेहरे पे लगाइए, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि सारा कचरा आपके चेहरे का निकल गया और त्वचा बहुत मुलायम हो गई। इसलिए तो पहले क्या था, दूध से स्नान किया जाता था। दूध का स्नान क्यों कि दूध में रोज है, दूध में तो चेहरा आप लगाइए और पूरे शरीर में बदन से सारा कचरा निकल जाएगा, एकदम स्वच्छ साफ मुलायम चलेगा। वहीं पर आप तेल का प्रयोग करते हैं तो शुद्ध सरसों का तेल का प्रयोग करें, बाज़ार का तेल का प्रयोग ना करें, घर पर पिराया गया तेल का प्रयोग करें। इससे आपके लिए भी फ़ायदा होगा कि आप सरसों का खेती करेंगे, सरसों का खेती करेंगे तो आपका शुद्ध तेल मिलेगा, और शुद्ध तेल मिलेगा तो आपको कभी भी लकवा, पैरालिसिस इस तरह का कोई शिकायत नहीं आएगा। या क्योंकि तेल का पूरा शुद्ध तेल मिलता नहीं, उसको छान कर साफ, आज के जो माताएं महिलाएं या जो भी देखते कहते हैं बहुत साफ रहता है, और तेल वही ठीक होता है जिसमें चिपचिपापन हो, जो लगता हो। और जो बाज़ार में आता है उसमें साफ़ करके क्लीन, जैसे सब इसमें फॉर्च्यून का तेल आता है या फिर जो है डब्बे में शुद्ध सरसों का तेल लिख कर आता है, वो साफ़ सुथरा नहीं होता है। आप घर पर खाने भर के लिए आप सरसों का करें, इससे आपके लिए प्रकृति की तरफ भी लगा होगा और साथ में आपको शुद्ध ताज़ा मिलेगा। और ऐसे ही आपका जैसे सब्जियों में है, आप सब्ज़ी का प्रयोग करते हैं तो सब्ज़ी घर पर तब तैयार करेंगे तो आपको प्रकृति की तरफ लगाव भी होगा, साथ में आपका पैसा भी बचेगा। फल का भी फल आप खरीदते हैं 100 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपये किलो के हिसाब से, तो वो भी आपका बचेगा। ऐसे ही आप अनाज का प्रयोग करते हैं, दाल का प्रयोग करते हैं, चावल का प्रयोग करते हैं, गेहूँ का प्रयोग करते हैं। दाल में देखा जाए तो मटर हुआ, अरहर हुआ, ऐसे ही बाकड़ा हुआ, इस तरह का भी प्रयोग करते हैं। तो जो भी खाने के है आप वो सूची तैयार कर लीजिए, उसका खेती कीजिए। एक मंडी अब जगह नहीं है तो फल और सब्ज़ी के लिए आपका छत है खाली रहता है, सबके पास छत होता है, तो फल और सब्ज़ी का एक तरीका है जो मैं अगले इस पे बताऊंगा कि कैसे फल की खेती, सब्ज़ी की खेती आप अपने छत पर कर सकते हैं, या कहीं 6-7 मंडी अगर पड़ा है तो पूरे साल में खाने भर के लिए आप कर सकते हैं। अब इसमें जो आपको जानकारी लेना है कि शुद्ध प्राकृतिक हो, इसमें रासायनिक दवा और खादों का प्रयोग नहीं करना है। अब वो कैसे है उसको मैं सारी जानकारी दूंगा कि कैसे आप बनाएंगे, कैसे आप पैदावार करेंगे। तो अब मैं एक देखा हूँ कि आप रोज़ाना देख लिया जाए तो सब्ज़ी का, फल का और दैनिक जीवन में ब्रश, साबुन इन सब का देखें तो कम से कम एक नॉर्मली परिवार का देखें तो 500 रुपये से कम खर्चा नहीं होता है, अगर पूरा सब्ज़ी का, फल का और इसका सबका सूझ देगा। अब 500 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये आपका खाने का महीने, यानी साल का 1.5 से 2 लाख रुपया आपका खाने में चला जाता है, जो कि आप चाहें तो घर पर तैयार करें और आप और आपका परिवार शुद्ध रूप से ऑक्सीजन भी मिलेगा और शुद्ध रूप से फल फूल सब्जी भी मिलेगा और शुद्ध रूप से आपका परिवार सुखमय तरीके से व्यतीत होगा।
अब इसके लिए पूरे साल में 1.5 लाख रुपया अगर वही बचेगा, मुश्किल से 10 से 15,000 20,000 रुपया खर्चा होगा, आपका खेती हो जाएगा। 1 लाख रुपया बच गया, आप अपने आर्थिक विकास कुछ ही दूसरे क्षेत्र में लगा दीजिए या बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कर दीजिए, तो इससे भी आपका प्रकृति की तरफ लगाव होगा। और इसमें बच्चों को अधिकतर सोचिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर जाइए, धूप में घुमाइए या बागीचे में लेकर जाइए, पेड़ पौधे के बारे में बताइए, साथ में है फूल के बारे में बताइए, फूल के कलर के बारे में बताइए, सुगंध के बारे में बताइए, पक्षियाँ उड़ रही हैं तो उसके बारे में बताइए, या सूर्य निकल रहा है तो लाल क्यों होता है उसके बारे में बताइए, या फिर जो हवा चल रहा है तो हवा का महसूस करने के बारे में बताइए। तो इससे क्या होगा, बच्चों में भी लगाव होगा, साथ में आपका भी लगाव बढ़ेगा, आपके परिवार का भी लगाव बढ़ेगा, और साथ में मानसिक। अब आपको बता दें कि जैसे किसी को मानसिक बीमारी है तो वो या अशांति है, तो कभी आप अकेले में जाइए और आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आधा घंटा 1 घंटे बाद आपको पूरी सारी मानसिक तनाव खींच लिया जाता है और समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आप कभी आप देखेंगे, बहुत बड़ी हैरानी की बात होती है जब कोई किसी में झगड़ा होता है, किसी का कोई परिवार में कोई कलह हो जाता है, तो अक्सर करके वो अकेले में जाकर बैठ जाता है, किसी तालाब के या नदी पे जाकर कंकड़ पत्थर फेंकता है, क्योंकि तालाब और कंकड़ पत्थर को देखता तो उस समय क्या होते हैं कि वो आपकी जो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, ऊर्जा है, वो सारी खींच लेता है, साथ में अच्छा शांति महसूस कराता है। तो प्रकृति की तरफ लगाव में ऐसे कई वस्तु हैं, थोड़ा आप देखेंगे। मैदे का कोई भी वस्तु ना खाएं, मैदे को सड़ाया जाता है 3 से 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद सड़ाने के बाद उसे बना, जैसे आजकल चाउमीन आता है, बर्गर आता है, पिज्ज़ा आता है, पाव रोटी आता है, डबल रोटी आता है, ये सब मैदे से सड़ा हुआ चीज़ है। प्रिपरेशन एक ही है, मैदे से सड़ा कर बनाया जाता है और इससे नुकसानदायक भी। लगाव प्रकृति की तरफ बढ़ना है तो अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी ध्यान देना होगा। बस आज के लिए इतना ही है, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि घर या छत या खाली छत हो, प्रांगण हो या ज़मीन हो, उस पर फल फूल सब्जी की खेती कैसे करेंगे बिना रासायनिक दवा के प्रयोग से, यानी शुद्ध प्राकृतिक रूप से। अब प्राकृतिक में होता है कि घर पर ही आपको बीज शोधन करना होगा, घर पर ही आपको दवा बनाना होगा, घर पर ही आप को खाद बनाना होगा, यानी शुद्ध रूप से आपका रहेगा, शुद्ध प्राकृतिक रूप से। उस पर बस जानकारी देंगे, और प्रकृति की तरफ लगाव भी आप हैं। अब आपसे मैं विनती करता हूँ कि आज ही से आप 1 घंटा 1.5 घंटा जब भी सब जितना समय मिला आप प्रकृति में व्यतीत कीजिए, प्रकृति की तरफ लगाव कीजिए, और जो जो बताए हूँ उस पर थोड़ा विश्लेषण कीजिए, उसका निरीक्षण कीजिए, आपका पैसा भी बचेगा, प्रकृति के तरफ लगाव भी बढ़ेगा, साथ में आपका परिवार और सुखमय तरीके से व्यतीत होगा। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो निश्चित तौर पर आप पूछिए। और पिछले वीडियो में मैं महर्षि जी के सूत्रों पर बात किया और दिनचर्या पर भी बात किया, और अब हम प्रकृति की तरफ लगाव की तरफ बढ़ गए हैं। जब फल फूल सब्जी के बाद फिर मैं अगले विषय पर बात करूँगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगली वीडियो आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।